हे एवरीवन। तो आज मैं ट्रिपल ई एस 301 जो आरजीपीवी थर्ड सेमेस्टर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को ऑर्गेनाइज किया है। तो आज हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो बेसिकली जो भी क्वेश्चंस है ओवर द पास्ट 2 इयर्स और 3 इयर्स जो आस्क है पेपर में, आरजीपीवी के पेपर में, तो उन सबको मैंने ऑर्गेनाइज किया है। और यहाँ पे मैंने आरजीपीवी की जो ऑफिशियल साइट्स है ना, तो वहाँ से मैंने सिलेबस को लिया, ब्रेक डाउन किया और टॉपिक को मैच किया। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से सवाल आ रहे हैं और उसी के बेसिस पर कौन से सवाल हमारे इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। ठीक है, हम लोगों के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैं भी थर्ड सेमेस्टर में हूँ ना, तो ये क्वेश्चन जो है हम लोगों के लिए, सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं देखते हैं। तो एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ट्रिपल ई है आरजीपीवी एग्ज़ाम, और इसके पेपर ऑलमोस्ट सीएस और सीएसआईटी दोनों ब्रांचेस के लिए सेम आते हैं। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो, पर कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लेना। तो यहाँ पे मैंने पीवाई को कवर किया है जून के 2025, दिसंबर 2024, फिर जून 2024 के, फिर दिसंबर और जून 2023 के और 2022 के। ठीक है, तो जो भी इंटरनेट से मुझे मिले सबको ऑर्गेनाइज किया है। तो पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू एनर्जी साइंस। ठीक है, यहाँ पे पहला टॉपिक है एनर्जी साइंस के कुछ बेसिक्स है। एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू वर्क है, एनर्जी सिस्टम क्या है। बेसिकली एनर्जी सिस्टम के 4 कंपोनेंट होते हैं और मेजर गोल एनर्जी कि क्या क्या है, एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी, रिलायबिलिटी। यहाँ पे मेजरली जो क्वेश्चन आस्किंग है वहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी का है कि डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ठीक है, तो एनर्जी एफिशिएंसी है क्या। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस है क्या। तो पहले इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि एनर्जी एफिशिएंसी है क्या। यहाँ पे एक और दूसरा भी टॉपिक है एनर्जी ऑडिट का। ठीक है, जो कि जून 2023 का सवाल है। ये बेसिकली ये एक ही बार पूछा था, पर आप देख सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम है। तो हमारा ज़्यादा ध्यान होना चाहिए एनर्जी एफिशिएंसी का। ठीक है, कि एनर्जी एफिशिएंसी है क्या। दूसरा टॉपिक है एनर्जी सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है क्या, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि प्रेजेंट की नीड को हम पूरा कर सकें, ताकि फ्यूचर में मतलब रिसोर्सेज का ऐसा यूज करें ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई हार्मफुल इन्वायरमेंटल इफेक्ट ना हो। तो अभी के नीड को इस तरीके से पूरा करें, तो वही तो सस्टेनेबिलिटी होती है। तो यहाँ से भी आया है कि इलस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी सस्टेनेबिलिटी एंड इन रिलेशनशिप विद एनवायरमेंटल। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो बेसिकली टॉपिक एनर्जी सस्टेनेबिलिटी है, पर इसके साथ रिलेशनशिप हमें बताना है एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जब आप सस्टेनेबिलिटी जब पढ़ लोगे, वंस यू हैव बेटर आइडिया ऑन दिस टॉपिक, तो आप इन तीनों टॉपिक्स को भी आराम से एक्सप्लेन कर पाओगे। यहाँ पे वेरियस स्ट्रेटजी और टेक्नोलॉजी यूज टू इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी इन बिल्डिंग, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स। तो यहाँ से देखना है एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी, 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको पढ़ना होगा। यहाँ पे भी देखो रिपीटेड क्वेश्चन के प्राइमरी गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी क्या है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है एनर्जी सिस्टम। तो यहाँ पे एनर्जी सिस्टम में सोर्सेज क्या होते हैं, फॉसिल रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर सोर्स हो गया, नॉन रिन्यूएबल सोर्स हो गया। तो एनर्जी सिस्टम क्या है, हाउ कैन आवर एनर्जी सिस्टम बी मोर अर्थ फ्रेंडली। तो एनर्जी सिस्टम क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ कैन एनर्जी सिस्टम बी मोर अर्थ फ्रेंडली। देखो दिसंबर 2023, जून 2023 दोनों के पेपर में रिपीट हुई है। एनर्जी क्या है, ठीक है, एबिलिटी टू वर्क, फिर डिस्कस द एनर्जी सिनारियो गिविंग एम्फसाइज ऑन सोर्सेज, इफिशिएंसी एंड स्टोरेज। तो अभी तक जितने भी मैंने टॉपिक दिया, उस टॉपिक का टोटल अगर मैं कॉम्पैक्ट क्वेश्चन बात करूँ ना, तो ये है कि एनर्जी सोर्स क्या है, एनर्जी इफिशियंसी क्या है और एनर्जी स्टोरेज क्या है। इसको हमें स्किप मत नहीं करना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पहले टॉपिक का हमने देख लिया, एनर्जी सोर्सेस, एनर्जी सिस्टम, ठीक है, और एनर्जी इफिशियंसी क्या है, और इनसे कुछ कुछ पॉइंट जोड़ दिए हैं। तो अगर आप इन तीनों को जब जब एक्चुअल जब डिफिनीशन पता चलेगा तो आप पॉइंट्स को लिख पाओगे। ठीक है, अब आते हैं फॉसिल फ्यूल के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉसिल फ्यूल हमेशा पूछा ही जाता है, क्या है कि व्हाट आर द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स एसोसिएटेड विद ईच, सॉरी यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा जूम करे जाए। हाँ, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कोल एज ए फॉसिल फ्यूल। तो पहली बात कि फॉसिल फ्यूल है क्या। ठीक है, और यहाँ पे जो लेटेस्ट जून का सवाल था कि उसके हमें एक्सट्रैक्शन के क्या क्या स्टेजेस थे, मतलब फॉसिल फ्यूल कैसे निकलते हैं, ठीक है, कैसे
प्रोसेसिंग करते हैं हम फॉसिल फ्यूल के थ्रू अलग अलग सोर्सेज को प्राप्त करने के लिए, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया। अब बात करते हैं जैसे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या है फॉसिल फ्यूल के बारे में। तो जब फॉसिल फ्यूल समझ लोगे तो उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स तो लिख ही लोगे, क्योंकि जाहिर सा बात है ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, तो इन्वायरमेंट को दुख पहुंचाएगा, मतलब हाँ मतलब बहुत हानि करेगा। उसके बाद बात करें, यहाँ पे भी एक सवाल है जो रिपीट हुआ है कि डिस्क्राइब द अबोव द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल कंबशन एंड ग्रीन हाउस गैस इमिशन ऑन एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन। तो फॉसिल फ्यूल कंबशन से ग्रीन हाउस गैस इमिशन कैसे होता है, इसके इम्पैक्ट क्या है, एयर पोल्यूशन के क्या है, वाटर पोल्यूशन के क्या है। तो ये फॉसिल फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। अब बात करते हैं अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल। तो हमारे पास कुछ जो है जाहिर सी बात है फॉसिल फ्यूल आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, यानी कि यूज किया ख़त्म हो गया। अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे ना भर भर के सवाल आए हैं। बायोमास से सवाल पूछा है, बायोमास, फिर उसके बाद वाइंड एनर्जी से, सोलर एनर्जी से, फिर टाइडल एनर्जी से, फिर हाइड्रो एनर्जी क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, इन सबसे भर भर के सवाल पूछे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। जैसे कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रो एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो डिस्कस देयर एप्लीकेशन एडवांटेज और लिमिटेशन। तो हाइड्रो एनर्जी क्या है, यहाँ पे देखो दिसंबर 2024 की सवाल है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी एज ए सोर्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बेसिकली जो भी एनर्जी के सोर्स है ना, जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स थे उन पे हमें कुछ नोट्स लिखने हैं। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स क्या है, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ साइट सिलेक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, यहाँ पे देखो सिंगल बेसिन और डबल बेसिन टाइडल प्लांट्स। तो ये टाइडल एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ टाइडल पावर प्लांट्स क्या है, तो ये हमें ध्यान देने होंगे। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। एक और बात, यहाँ के ना जो पेपर आए हैं ना, जो मैक्सिमम मैंने देखे थे ट्रिपल ई के जो पेपर थे वो बहुत लेंदी थे, बहुत ज़्यादा लेंदी थे। कुछ एक दो सवाल ऐसे भी थे जो इवन सिलेबस से मैच भी नहीं करते थे, पर जब मैंने सिलेबस देखे थे ऑफिशियल, पर दो चार अलग से ही सवाल आ गए थे, पर कोई नहीं, बाकी इसमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ट्रिपल ई में, क्योंकि यहाँ पे ना मेजरली फोकस होता है कि हाउ डू यू राइट इफेक्टिवली इफ़ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज अबाउट एनी टॉपिक, क्योंकि सारी चीज़ें हम फेमिलियर होते हैं, मतलब एनर्जी, एनवायरनमेंट, ये इवन दो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो द मेजर कंसर्न है कि जो हम जानते हैं उसको इफेक्टिव तरीके से लिखे, ये है ट्रिपल ई। अब यहाँ देखिए चैलेंजेस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जियो थर्मल एनर्जी पावर जनरेशन। यहाँ पे भी एक और एनर्जी जियो थर्मल एनर्जी क्या है, तो कुछ कुछ चैलेंजेस है। ठीक है, एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स हाउ फार इज रिसर्च इन द फील्ड ऑफ कंबाइंड सोलर पैनल्स। अब ये इतना यूनिक सवाल है जो अचानक से आ गया, तो खैर ऐसे सवालों को हम लेस प्रायोरिटी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सोलर एनर्जी का एडवांटेज डिसएडवांटेज का एप्लीकेशन क्या है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, देखो ये रिपीट हो गया है। व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ साइट सिलेक्शन फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये इतना इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है शायद हमारे एग्जाम में रिपीट ना हो जाए। उसके बाद देखना ये सेमी कंडक्टर जो कि जून 2023 का पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। तो ये भी हम देख सकते हैं। वेट फॉर अ मोमेंट, मुझे कुछ थोड़ी चेक कर लूँ मैं। हाँ ठीक है, सारा सही चलो। उसके बाद यहाँ पे फोटोवोल्टेइक सेल क्या है, देखो सोलर एनर्जी का टॉपिक था, फिर उसके डीप में चला गया फोटोवोल्टेइक सेल क्या है। तो यहाँ पे हमें नीटली एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फोटोवोल्टेइक सेल को बेसिकली सिलिकॉन फोटोवोल्टेइक सेल है। यहाँ पे देखो एक्सप्लेन विथ नी सच केस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वाइंड इलेक्ट्रिक जनरेटिंग पावर प्लांट। ठीक है, यहाँ पे दूसरा भी सवाल देख सकते हो कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फ्लोटिंग ड्रम टाइप बायोगैस बायोगैस प्लांट। तो बेसिकली जो बायोमास है ना, तो यहाँ पे कुछ यूनिक से सवाल दे दिया है, फिर जो कि जून 2023 का है। हमें यहाँ पे थोड़ा सा ना, देखो सारे सवाल यूनिक है, ऐसा नहीं है कि कुछ सवाल रिपीट हुए हैं, बहुत ही बेयरली 2-3 सवाल रिपीट हुए, मैक्सिमम नहीं रिपीट हुए, वो सारे यूनिक सवाल है। तो ऐसा तो है ना कि मैंने सारे टॉपिक्स लिख दिया और सभी सवाल को एक अरेंज करके लिख दिया, तो आप बेसिकली जीपीटी कर सकते हो। ठीक है, इवन तो जेमिनाई, गूगल, वट एवर यू वांट, कुछ भी कर सकते हो इनके बारे में, आपके पास बेसिक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, जब आइडिया हो जाएगा तो आप 2-4 पॉइंट्स या तो लिख सकते हो फॉर द रेफरेंस की, रिवाइज कर लो, फिर एग्जाम में आप लिख सकते हो। ये बहुत सिंपल है।
अब बात करें सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल ट्रेड ऑफ, इससे उतने कोई सवाल नहीं आया है। एनर्जी स्टोरेज से बहुत सवाल आया है कि एनर्जी स्टोरेज क्या है। पहली बात एनर्जी क्या है, डिस्कस द एनर्जी सिनारियो गिविंग एम्फेसाइज ऑन सोर्सेस इफिशियंसी एंड स्टोरेज। तो हमने एनर्जी के सोर्सेस, इफिशियंसी, एनर्जी सिस्टम, ये तीनों डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ आंसर्स आपको दिख रहे होंगे, बेसिकली वो सिलेबस के ही पार्ट है, बेसिकली सिविल सिलेबस में ऐसे ही दिए गए थे। उसके बाद एक अगला टॉपिक है 8वां कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देख लेना कि एनर्जी कंजर्वेशन है क्या, डिफरेंट मेथड्स फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, ये लेटेस्ट PYQs है। एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, राइट डाउन द डिफरेंट मेथड्स। तो बेसिकली जून और 24 में और जून 2023 में दोनों में रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पे देख लेना, हालांकि आपको कन्फ्यूजन होगा फर्स्ट यूनिट से, तो हम पढ़े क्या, तो यहाँ पे मैंने एक क्विक समरी दे दिया है कि हमें पढ़ना क्या है, व्हाट टू स्टडी इन फर्स्ट यूनिट, फुल समरी। चलिए देखते हैं। टॉपिक 1 में हमने ये देखा था कि एनर्जी क्या है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी का डेफिनेशन ध्यान में रखना आप। एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी क्या है, एनर्जी सिस्टम क्या है, एनर्जी स्टोरेज क्या है, ठीक है। इसके अराउंड ही सारे सवाल आपको घुमा फिरा कर देंगे, बट इनके जब आप फंडामेंटल डिफिनेशन जब आप याद कर लोगे ना, इट विल बी हाई चांसेस कि आप उस सवाल को अटेम्प्ट कर लोगे, बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लोगे। उसके बाद फोसिल फ्यूल के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। फोसिल फ्यूल है क्या, फॉर्मेशन ऑफ फोसिल फ्यूल बताइए, कैसे होता है डेड प्लांट और एनिमल से। बेसिकली ये वाला जो था ना, इस तरीके से डेड प्लांट एंड एनिमल, ये मेरे मिड सेम 2 में आया था। एक्सट्रैक्शन ऑफ फोसिल फ्यूल क्या है, फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या है। फोसिल फ्यूल वही होता है जो कोक हो गया, कोयला हो गया, अब पेट्रोलियम मिलती है। उसके बाद बात करें टॉपिक 3 में हमें ये पढ़ना है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज। बेसिकली ये एनर्जी सोर्स नहीं है, ये पॉइंट मैंने गलत लिखा है, या फिर आप सही भी बोल सकते हैं, एनर्जी सोर्स बोल सकते हैं या एनर्जी फॉर्म्स भी बोल सकते हो। हाँ, दोनों भी बोल सकते हो, ठीक है। एनर्जी सोर्स या एनर्जी फॉर्म्स बोल सकते हो, क्योंकि एनर्जी सोर्स दो ही होता है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल हो गया। तो ये नॉन रिन्यूएबल, सॉरी ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है ना, हाँ ठीक है, बात सही था। तो ये पहला सवाल आ गया, डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये हमें देखना है। फिर उसके बाद सोलर एनर्जी के बारे में, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन क्या है। देखो हमारे पेपर में ये कोई सा भी एनर्जी आ सकता है, और गारंटी है कि 2 ही सवाल इसमें देंगे, ठीक है। 2 या उससे मैक्सिमम सवाल दे सकते हैं, पर मिनिमम इसमें 2 सवाल जरूर देंगे। तो आपको सारे एनर्जी के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए इफ़ यू वांटेड टू गेट पास। वाइंड एनर्जी क्या है, बायोमास एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, टाइडल एनर्जी तो पूछा ही था, सिंगल बेसिन, डबल बेसिन, ठीक है। टाइडल प्लांट्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ टाइडल प्लांट्स क्या है। उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या है। एक और भी है जियोलॉजिकल थर्मल, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया पर आप देख लेना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या है, इट्स क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया वगैरह वगैरह। अब चौथा है कि एनर्जी एंड डिफरेंट मेथड्स फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये बेसिकली 4 मेजरली टॉपिक्स है जो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, तभी हमारे इसमें से कम 14 मार्क्स से 20 मार्क्स तक कवर हम कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। एटलीस्ट 40 मार्क्स तो हम 14 मार्क्स तो हम अचीव कर ही लेंगे। तो हमने यहाँ पे तो देख लिया, यूनिट 1 तो हमने देख लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी पर कोई नहीं, आप थोड़ा सा वेट करना। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर, इकोसिस्टम है क्या, ठीक है। यूनिट 2 है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का सबसे पहले डिफिनीशन क्या है इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम के बात करें ना, 2 स्ट्रक्चर या 2 कंपोनेंट होते हैं। इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट या स्ट्रक्चर, एक बायोटिक होता है और दूसरा अबायोटिक होता है। तो ये हमें देखना है कि इकोसिस्टम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम क्या है, ये पूछता है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। यहाँ पर देखा है कि हाउ इकोसिस्टम इवॉल्व, राइट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, हाउ इज बैलेंस मेंटेन इन एन इकोसिस्टम। उसके बाद कमेंट ऑन द स्टेटमेंट एन इकोसिस्टम विद लार्ज पॉपुलेशन इज़ नॉट हेल्दी। तो यहाँ पे हमें इस बात को थोड़ा कमेंटिंग करनी है। तो ये 2024 में थोड़ा सा डाइवर्ट करके सवाल दे दिए गए, पता नहीं ऐसा क्यों करते, पर कोई नहीं है, हमारे सारे ओपिनियन लेना चाहते हैं पेपर में। उसके बाद फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम की बात करें, जब इकोसिस्टम बना है तो उसके मेजरली ये 4 फंक्शन होते थे, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, डिकम्पोजिशन होना, फिर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस होना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ध्यान रखना है कंपोनेंट या स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम क्या है, डिफिनीशन ऑफ इकोसिस्टम क्या है, और फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम क्या है, ठीक है, जो कि 4 मेजरली इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फंक्शन आप समझ रहे हो ना, मुझे इकोसिस्टम बना है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से, तो वो चीज़ें वहाँ पे किस तरीके से काम करती हैं, वहाँ पे एनर्जी का फ्लो होता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता है। खैर यहाँ पे मैं सवाल की बात करूँगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद बात करें यहाँ पे जो बायोटिक कंपोनेंट थे, यहाँ पे ध्यान से देखना, जो बायोटिक कंपोनेंट थे इसके अंतर्गत 3 आते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर आते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ नोट्स दे देंगे, ठीक है।
डिस्क्राइब द फंडामेंटल ऑफ एन इकोसिस्टम, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप अमॉन्ग दिस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के क्या क्या पार्ट्स थे? दो ही पार्ट्स थे ना, या फिर स्ट्रक्चर या कंपोनेंट थे, बायोटिक, बायोटिक, ठीक है। तो इसके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक डायग्राम। तो यहाँ पे हमें जब बायोटिक कंपोनेंट का जब एक्सप्लेनेशन करोगे तो इन तीनों के बारे में यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन करोगे ही करोगे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर के बारे में। उसके बाद एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, यहाँ से उतने सवाल आए नहीं था। इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हालांकि पूछा नहीं गया है पर ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसको आप जरूर ध्यान देना। फूड चेन और फूड वेब, ये भी 2 बार रिपीट हो चुका है, इसके बारे में आप जरूर ध्यान देना कि फूड चेन होता क्या है, फूड वेब क्या होता है, ठीक है। बेसिकली फूड चेन एक हायरार्किकल फॉर्म में था, मतलब कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर होते हैं, फिर कंज्यूमर से उसके 3 और कंज्यूमर हो गए ना, और फूड वेब में क्या होगा, सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये सिंगल एनर्जी पाथ हो गया, ये इंटरकनेक्टेड पाथ हो गया। बहुत सिंपल सवाल है, आपको बस जीपीटी करना है एंड आपके पास अच्छे आइडिया होंगे जाएंगे। उसके बाद बात करें इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल पिरामिड, इसको हमें छोड़ना नहीं है, हालांकि दिसंबर 2024 में पूछा, पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लगता भी है, फील होता है, ठीक है। तो इसलिए ये सवाल रिपीट होंगे। तो इकोलॉजिकल, जाहिर सी बात है, हम लोग का एग्जाम 26 में है ना, हाँ, तो 24 का पेपर है, तो ये हाईली चांस है कि ये हिट करें। तो यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर होते हैं, बायोमास होते हैं, एनर्जी होते हैं, इसको समझना, ठीक है। इनके नोट्स मैंने अपलोड भी कर रखे हैं। उसके बाद टाइप ऑफ इकोसिस्टम, बेसिकली इकोसिस्टम के कौन कौन से टाइप्स होते थे, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये सभी के आपको नाम पता होना चाहिए। और एग्जाम में ना आप देखना कोई भी एक्सप्लेन शॉर्ट नोट्स या फिर ऐसे सवाल पूछता है, एक सेकेंड, ठीक है। तो वहाँ पे हमें कोई भी एक इकोसिस्टम दे देगा, बोलेगा उसको आप एक्सप्लेन कीजिए। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है, डेजर्ट इकोसिस्टम क्या होता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्वाटिक इकोसिस्टम पे एक सवाल आया है कि एक्सप्लेन ब्रीफ अबाउट द एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो आपके पास कम से कम कंटेंट होना चाहिए, कुछ एक्वाटिक जानवरों के नाम पता होने चाहिए, तभी आप इस सवाल को लिख पाओगे। एक्सप्लेन एक्वाटिक इकोसिस्टम भी दे दिया है। बेसिकली कोई सा भी एक इकोसिस्टम उठाएगा, उस पर नोट्स आपको लिखना रहेगा, ऐसे सवाल में दे सकता है। यहाँ पे हाउ इम्पैक्ट द ह्यूमंस हैव ऑन एक्वाटिक लाइफ ओजोन्स, यहाँ पे सवाल को थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया गया है। बेसिकली ह्यूमन की वजह से एक्वाटिक लाइफ ओजोन पे किस तरीके से इम्पैक्ट होता है, ठीक है, ये रिपीट हुआ है एक्वाटिक इकोसिस्टम। उसके बाद थोड़ा सा कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम हेल्थ एंड असेसमेंट। तो यहाँ पे कुछ सवाल थे दिसंबर 2024 में, देखो, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इकोसिस्टम फॉर मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस एंड स्ट्रैटेजी फॉर इकोसिस्टम कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। बेसिकली ये सवाल रिपीट है। What are the indicators, tool and technology of diagnosis, prognosis and therapy of an ecosystem। देखा, ये 1-2 सवाल ऐसे हैं जो सिलेबस से डायरेक्ट मैच नहीं करेंगे, पर वो बेसिकली आपको 8 में से 5 बनाने हैं, तो उनको कुछ यूनिकनेस चाहिए सवाल में, क्योंकि हमें पता रहता है एज ए ह्यूमन बिहेवियर, हमें पता रहता है कि मतलब कौन से सवाल इंपॉर्टेंट होंगे, ये पूछेंगे, पर उनको भी ऐसा चाहिए कि बंदे पेपर कम अटेम्प्ट करे, या फिर उसे सफिशिएंट क्वेश्चन डालते कि इतना अटेम्प्ट कर ले। यहाँ पे देखिए कि व्हाट टू स्टडी इन यूनिट 2, आपके पास थोड़ी सी कन्फ्यूजन जरूर होगी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैं क्या पढ़ूंगा। मैं ये पढ़ूंगा कि इकोसिस्टम है क्या, इकोसिस्टम के कंपोनेंट स्ट्रक्चर क्या है, जो बायोटिक और एबायोटिक थे ना। उसके बाद फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम क्या है, ये भी देखेंगे। उसके बाद रोल ऑफ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, डिकम्पोजर, ठीक है। तो डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम, ठीक है। बेसिकली इन तीनों के नाम जरूर ध्यान में रखना है, और कुछ कुछ जानवरों के नाम ध्यान में रखना है कि कौन कौन से कौन कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद फूड चेन, फूड वेब क्या है, ये भी देखूंगा, ठीक है, विद एग्जाम्पल। उसके बाद एक्सप्लेनेशन एनी इकोसिस्टम, कोई सा भी आपका इकोसिस्टम उठा लेगा और बोलेगा इस पर आप एक्सप्लेनेशन दो, या फिर थोड़े से डाइवर्ट करके घुमा फिरा करके सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप ये जरूर ध्यान में रखना। उसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन विद एन एग्जाम्पल। ये थोड़ा सा न्यू सवाल है, रिपीट नहीं हुआ है, पर हाई चांसेस है कि यहाँ पे रिपीट हो जाए हम लोग के पेपर में। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, ये हाईली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये रिपीट भी हुआ है ना, PYQ में आया था। तो ये क्या है, हमें इसको ध्यान में रखना है। तो हमने 2 यूनिट तक हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब आते हैं हमारा तीसरा यूनिट, इकोसिस्टम 2 हो गया ना, अब आते हैं तीसरा यूनिट, बायोडाइवर्सिटी है क्या। तो बेसिकली वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ जितने भी होते हैं ना,
उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, जो कि 3 लेवल होती है। बायोडाइवर्सिटी के टाइप बोलो तो ये 3 टाइप की होती है। एक स्पीशीज़ होती है, जेनेटिक्स होती है, फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है। तो यहाँ पे देखो किस तरह के सवाल पूछा गया कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स। दो बेसिकली यहाँ पे 3 है, वैरायटी, जेनेटिक और स्पीसीज हो गया। डिटेल में लिखना। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन सीटू, एक्स सीटू कंजर्वेशन, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो बेसिकली यहाँ पे मिक्स करके दे दिया है, ठीक है। अब जिस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, तो यहाँ पे बेसिकली सिमिलर सवाल दे दिया ना। हाँ, बायोडाइवर्सिटी क्या है, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स। हाँ, यहाँ पे तो दिया है रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली जो बायोडाइवर्सिटी है उसके थ्रेट्स क्या है, उसके लॉस क्या है। तो इसके कंपोनेंट जो 3 थे ना, तो यहाँ पे जेनेटिक्स बायोडाइवर्सिटी के क्या क्या लॉसेस है, ठीक है। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स है जो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर रही है। तो अपने वेरिएशन ऑफ जीन्स तो आपने देखे होंगे। तो बेसिकली हमें पढ़ना क्या है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखना है। ये वीडियो थोड़ी लंबी है, पर यहाँ पे मैंने विद द प्रूफ और आपके पास एक श्योर हो पाए, ठीक है। मतलब आपके पास एक ऐसा कॉन्फिडेंस टाइप का हो कि चलो हाँ, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं रियली वाकई में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ऑर्गेनाइज किया है मैंने। बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, इससे तो सवाल आया नहीं है, मे भी शायद आ जाए, पर ठीक है। मतलब मैंने जितना देखा है ना, मैं उतना ही पढ़ूंगा, मतलब लिमिटेड ही पढ़ लूँ, ठीक है। वो ज़्यादा जो रिपीट हुए हैं, जो लगे इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम तो हिट कर ही जाएंगे। इसके बाद बात करें बायोडाइवर्सिटी एट लेवल, तो ग्लोबल लेवल पर बायोडाइवर्सिटी क्या है, नेशनल लेवल पर क्या है, उसके बाद लोकल लेवल पर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे पूछा गया है, 2025 में पूछा गया है, पर यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट, ठीक है। बेसिकली कंजर्वेशन का सवाल है, मैंने यहाँ पे पुट ऑन कर दिया है, पर सॉरी, बेसिकली जो बायोडाइवर्सिटी जो कंजर्वेशन होते हैं ना, तो उसमें इंडिया का क्या रोल है ये देखना है। हालांकि ये सवाल उतना रिपीट नहीं होगा, क्योंकि 2025 में आगे बहुत कम होगा रिपीट होने का। ये सवाल रिपीट होगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एट ग्लोबल, नेशनल और लोकल रीजन पर बताएं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हाउ कम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी एट ईच लेवल इन स्टेट, इट्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज एंड ह्यूमन वेलबींग। देख रहे हो आप किस तरीके से सवाल को मतलब डाइवर्ट करके थोड़ा घुमा फिरा के दे रहा है, आपको समझ करके लिखने होंगे, ठीक है। हर लेवल पर ह्यूमन के क्या इन्वॉल्वमेंट है और क्या क्या इम्पैक्ट है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है, वो हमें बताने हैं। अब ये भी बहुत फेमस सवाल है कि वाई इंडिया इज कॉल्ड ए मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन। ये 2023 का सवाल है, एक पूछा है, तो जाहिर सी बात है कि 2000 हमारे पेपर में 26 में रिपीट हो जाए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगला वाला कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है। बेसिकली हॉटस्पॉट वैसे रीजन को बोलते हैं जहाँ पर खतरे होंगे और रिचनेस भी होंगे, बायोडाइवर्सिटी का दोनों केस मिलेगा, उसको हॉटस्पॉट घोषित करते हैं। कुछ क्राइटेरिया भी होते हैं, इसके नोट्स है, मैंने इनके नोट्स बायोडाइवर्सिटी तक के नोट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप जरूर चेकआउट कर लेना। वेस्टर्न घाट होगा, उसके बाद ईस्टर्न हिमालय वाला हो गया, इंडो बर्मा रीजन हो गया, फिर संडलैंड जिसमें निकोबार आइलैंड होता है, अंडमान नहीं आता है, निकोबार आइलैंड तक आता है। तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करना है। देखो जून 2025 का हाईली चांसेस है रिपीट हो जाए। उसके बाद थ्रेड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली 4 रीजन है ना, यहाँ पे मैंने दिया है, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन, पोचिंग और इनलीगल ट्रेड। पता है ऐसे क्या हो सकता है ना कि थ्रेड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में है। अब ये जो पॉइंट जो मैंने लिखे हैं ना, बेसिकली सिलेबस में ही थे, इनके भी उठा कर दे देंगे कि पोचिंग और इनलीगल ट्रेड का मतलब क्या होता है, मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। तो ये हमें थोड़ा ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। चौथा रीजन है कि पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, जो कि इनडायरेक्टली रूप से बायोडाइवर्सिटी थ्रेट के कारण है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2022 का, रिपीट जरूर होंगे। उसके बाद बात करें, इसको स्किप मत करना यार, ये मेरे मेडिसिन 2 में आया था, मैम ने बोला था कि हाईली इंपॉर्टेंट है। इंडेंजर्ड और एंडेमिक स्पीसीज होते क्या है, ठीक है, कुछ स्पीसीज के नाम जरूर ध्यान में रखना। उसके बाद बात करें कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन होते क्या है, ठीक है। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, आर द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व्ड। तो बायोडाइवर्सिटी बचाने के लिए 2 तरीके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें याद रखना होगा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो देखना जो भी PYQ है ना, वो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टॉपिक 10 की बात करिए, मैंने ऐसे मस्ती में लिख दिया था कि अजीब सा सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ टॉलरेंस, एक्सप्लेन हाउ टॉलरेंस कैन इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। 2023 की बात। अब ये टॉलरेंस जैसा शब्द कोई सिलेबस में दिखाई नहीं मुझे, तो
कुछ सवाल ऐसे होंगे जो यूनिक आएंगे, ठीक, हो सकता है हमें पता ना हो पर रिपीट भी तो नहीं हुए हैं, तो ऐसे सवालों को यू कैन इग्नोर। अब नाउ मूविंग ऑन यूनिट 4 का, ठीक है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या है। तो बेसिकली आपको पोल्यूशन का डेफिनेशन पता होना चाहिए, वहाँ पे पूछता है। अब पोल्यूशन के ना इसके भी मैंने नोट्स अपलोड किए हैं, वहाँ पे जरूर चेकआउट करना। पोल्यूशन के 2 टाइप्स थे, बेसिकली 2 कंपोनेंट थे, शायद मेरे दिमाग से मिस हो रहा है, आप जरूर देख लें, ठीक है। पोल्यूशन का मतलब क्या है, अब जितने भी टाइप्स के पोल्यूशन है ना, इसमें से कोई सा भी आपको पोल्यूशन उठा कर दे देगा कि आप पेपर पे पोल्यूट करो, ठीक है, मतलब आंसर लिखो, ठीक है, तो कोई सा भी दे देगा। जैसे एयर पोल्यूशन, बेसिकली कोई सा भी पोल्यूशन है उसके 3 ही मेजर रीजन होंगे, मतलब मेजर पॉइंट आपको लिखने होंगे। एक कॉजेज क्या होंगे, ठीक है, या फिर सोर्सेस हो सकते हैं, उसके बाद इफेक्ट्स क्या है एयर पोल्यूशन के, फिर कंट्रोल मेजरमेंट, ये 3 पॉइंट होंगे किसी भी पोल्यूशन के। तो एयर पोल्यूशन को देखो किस तरीके से घुमा फिरा कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ सवाल ऐसे उल्टा भी दे दिया है, ठीक है, जो रिपीटेटिव है, यहाँ पे जरूर ध्यान में रखना है इन दोनों सवालों को कि विच गैस डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन, हु हैड coined द टर्म स्मोग, ठीक है। वाटर पोल्यूशन पे सवाल दिया है, हमें वाटर पोल्यूशन पे ध्यान में रखना है। तो इनके 3 ही पॉइंट को आंसर देना है, आपको पता है ना, हाँ, कॉजेज, इफेक्ट और कंट्रोल मेजरमेंट। सॉइल पोल्यूशन क्या है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें मराइन पोल्यूशन क्या है, ये भी हमें देख लेना है। तो सेम वही बात है, डिस्क्राइब द कॉजेज इफेक्ट मराइन पोल्यूशन इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। कुछ चीज़ें कहीं से लिंक कर देंगे, मतलब कि टॉपिक तो मेन वही रहेगा, बस वहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट कुछ दूसरे पॉइंट से लिंक कर देंगे, तो वहाँ पे हमें थोड़ी से आंसर को बढ़िया से ध्यान में देख कर लिखना होता है। नॉइज पोल्यूशन क्या है पूछा नहीं है, पर एक बार जरूर देख लेंगे, ओवरव्यू तो जरूर लेंगे ना। हाँ, थर्मल पोल्यूशन होता है क्या, हाँ, ये तो उतना आया नहीं है, पर न्यूक्लियर हजार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर हजार्ड्स होते क्या है, बेसिकली जैसे कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट नहीं होता, कहीं पे बम फूट गया, चाहे कहीं पे पावर प्लांट ब्लास्ट हो गया, तो वहाँ से एक बहुत बड़ा ट्रेजिडी फैल जाती है, तो उससे कोई न्यूक्लियर हजार्ड बोलते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया है, ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना न्यूक्लियर हजार्ड क्या है और ह्यूमन हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट देता है, ये सवाल आया भी था। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, देखो ये भी एक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का रीजन है, नहीं ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का नहीं है, बेसिकली ये मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड वेस्ट होता क्या है पहले आप जानो, और उसके बाद इफेक्ट्स क्या है सॉलिड वेस्ट का इन सोसाइटी में, डिस्कस वेरियस मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ये बताओ आप, ठीक है। तो 2022-24 का बात है, यानी इवन वाला है, तो ये हाईली चांस है कि 2026 में आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ना, वही क्वेश्चन मैं भी खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो वही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ पोल्यूशन के स्टडीज हो गए, जैसे भोपाल गैस ट्रेजिडी थी, मिनामता डिजीज नाम है, सॉरी फॉर अगर नाम प्रोनाउंसिएशन अगर मैं गलत कर देता हूँ, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। उसके बाद कार्बोनाइल क्या है जी, कार्नोबॉयल न्यूक्लियर डिजास्टर, खैर ये उतने आए नहीं हैं। उसके बाद हाँ, यहाँ पे ना आपके पास डिजास्टर मैनेजमेंट आप ध्यान में जरूर देना, क्योंकि ये सवाल ऐसे पूछ देते हैं कि मतलब जैसे कि आप कैसे, जैसे फ्लड आए तो किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। कुछ सवाल बेसिकली ट्रिपल ई में 2 या 3 सवाल ऐसे देंगे जो आपके टोटल आपके क्षमता के हिसाब से लिखना है कि आप क्या जानते हो। जैसे अर्थक्वेक है तो आपको क्या क्या एक्शन लेना चाहिए, कुछ ऐसे सवाल रिपीट थे हुए। अब बात करें बेसिकली जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ना, मेजॉरिटी इसी के अंदर आता है, जो आपका 5वां यूनिट है ना, उसी के अंदर आता है। ये 28 मिनट हो गए, ठीक है, हाँ मैं थोड़ा विजुअल हूँ ना, हाँ ठीक है। अब थोड़ा सा बात करें सोशल इश्यूज एंड एनवायरनमेंट, 5वां यूनिट है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ग्रीन बिल्डिंग क्या है। देखना ये ग्रीन बिल्डिंग, ये टॉपिक कहाँ से लिंक किया था, फर्स्ट यूनिट में लिंक किया था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सवाल आएंगे, पॉइंट वही रहेंगे, बस 1-2 टॉपिक कहीं से किसी यूनिट से लिंक कर देंगे। अब यहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में थोड़ी सी पढ़ने के, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंसेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर ध्यान में रखना है, बहुत रिपीट हुए ग्रीन बिल्डिंग, ठीक है। व्हाट इज ए लीड, व्हाट आर द डिफरेंट लीड रेटिंग सिस्टम, ये भी ध्यान में देना है। बेसिकली ये सिंपल सवाल है, हम गूगल सर्च करके पढ़ लेंगे, थोड़े थोड़े तो आइडिया हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अर्बन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। बेसिकली जब अर्बनाइजेशन होता है, मतलब जो लोग जैसे शहरी इलाकों में नहीं जाते पैसे कमाने के लिए और कुछ रीजन की वजह से, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग गैदर हो जाते हैं ना गांव से, तो वही प्रोसेस अर्बनाइजेशन होता है। तो अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम क्या है, हाई एनर्जी डिमांड हो जाती है, ट्रैफिक पोल्यूशन होते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट का इशू आ जाता है, वाटर स्कैरसिटी होती है, ठीक है। तो वही बात पूछिए कि मतलब इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन द इन्वायरमेंट क्या है। डिस्क्राइब द डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर
मिटिगेटिंग द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। बेसिकली देखो दोनों सवाल एक ही साथ लिंक करके दिया है, ठीक है, दोनों अलग अलग सवाल है, पर 14 मार्क्स का पूछा गया है कि इम्पैक्ट क्या होंगे और आप कुछ स्ट्रैटेजी बताओ, ठीक है, जो अर्बनाइजेशन को आप थोड़ा सा इम्पैक्ट को रोक पाओ। उसके बाद वाटर मैनेजमेंट, इससे कोई उतना सवाल नहीं आया। हाँ, ये आरएनआर से तो आया है 2023 में, तो चांस है 2026 में रिपीट हो, ठीक है। रेस्टलिमेंट और रिहैबिलिटेशन, ठीक है, सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। राइट अ ब्रीफ नोट्स ऑन रिसिलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल, ठीक है, प्रॉब्लम एंड कंसर्न्स क्या क्या है। उसके बाद थोड़े से इन्वायरमेंटल इथिक्स क्या है, ये हमें ज़रूर थोड़ा सा पढ़ लेंगे। बेसिकली कुछ टॉपिक से आए हैं, कुछ टॉपिक से नहीं आए। और मैंने ये बताया कि 5-6 सेमेस्टर के पेपर है ना, तो मैंने सभी पेपर के सभी क्वेश्चन को यहाँ पे मेंशन किया। ऐसा नहीं कि आपको लगेगा कि कम सवाल क्यों दिख रहे हैं, बेसिकली पूरे सवाल है। और यहाँ पे आइडिया तो लग ही गया होगा कि कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ से उतने सवाल तो आए नहीं है, ये यहाँ से आए हैं। जो 9 नंबर का टॉपिक है ना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, एयर एक्ट क्या है, वाटर एक्ट क्या है, तो बेसिकली एक ना एक नोट्स जरूर आता है इस पे लिखने का, ठीक है, कि वाटर एक्ट क्या है, इस पर नोट्स लिखो। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पर नोट्स लिखो, ये ज़्यादा रिपीट हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पर। तो यहाँ पे देखो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, बेसिकली इस पर आ गया है। व्हेन वाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड, राइट एज फीचर्स। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था उसके बारे में आपको नोट्स लिखने हैं। यहाँ पे 23 का सवाल है कि व्हाट आर द मेन गोल्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो 1980 में आया है, उसके बारे में लिखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर मैं देखूंगा, ठीक है। अब इतना ही मेजॉरिटी सवाल है। यहाँ पे एक न्यू टॉपिक था कि EIA क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में पढ़ लूँगा, ठीक है। 2024 का सवाल है, रिपीट हुआ है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा अजीब सा सवाल है कि हाउ कैन केमिस्ट, फिजिस्ट, बायोलॉजिस्ट एंड अदर साइंटिस्ट रिड्यूस डिजास्टर एंड क्राइसिस ऑफ लाइफ। तो क्या ही बताऊँ मैं, इसके सवाल थोड़े से पढ़ने होंगे, ठीक है। आपके पास, इवन मेरे पास हो सकता है थोड़ी कंटेंट की कमी हो कि हाँ मतलब जवाब कैसे दूँ मैं, तो हमें थोड़ी सी चीज़ों को पढ़ करके पॉइंट में लिखना है। अब उसके बाद बात करें, कुछ मिक्स क्वेश्चन आए थे, तो उन सबको मैंने एक अलग कैटेगरी में लिखा है, ठीक है। और मिक्स क्वेश्चन ऑल टाइम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हर सेमेस्टर में देखना आपके पास एक मिक्स क्वेश्चन आए हैं, 24-25 सब में आए हैं। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक पर नोट्स लिखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, इस पर नोट्स लिखो, जेनेटिक डाइवर्सिटी, हाइड्रोजन एनर्जी क्या है। देखा ना, जितने भी एनर्जी के फॉर्म्स हैं ना फर्स्ट यूनिट में, वो सारे हिट किए हैं। हाइड्रोजन एनर्जी पर नोट्स लिखो। फिर यहाँ पे भी देख सको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पर, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पर पढ़ाई करनी है हम लोग की। उसके बाद वाटर सेट मैनेजमेंट क्या है, स्पेसीज डाइवर्सिटी, हाई इफिशिएंसी बैटरी। उसके बाद फोसिल फ्यूल क्या है, ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है, एसिड रेन क्या है। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी को हमें देखना है। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, इथिक्स क्या है, देखा वो इथिक्स मैंने देखा था ना, हाँ इथिक्स वहाँ पे नहीं, लेकिन नोट्स में ज़रूर पूछा है, तो हमें पढ़ना है। उसके बाद फोसिल फ्यूल क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है, एसिड रेन क्या है। ये सारे हमारे दैनिक जीवन से ही रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद 2022 में आया था कि वाइंड एनर्जी क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पर नोट्स लिखो, है ना। नॉइज पोल्यूशन क्या है, डिजर्ट इकोसिस्टम क्या है, ये सारे उसी टॉपिक से है। तो आप क्या करना, देखो जो भी क्वेश्चन है ना, जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट किए वो इम्पोर्टेंट तो है ही, थोड़ा सा घुमा फिरा कर दे दिया गया है, पर ये जो सिलेबस है ना, ऑफिशियल सिलेबस, इन सिलेबस को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है। तो जिन सवाल से आया है, ठीक है, मतलब कि जैसे ये टॉपिक की बात करो, ये तो यहाँ से देखो कुछ सवाल मैच किए, तो मुझे क्या करना है, इन टॉपिक को सर्च करके जिप्टी करके पढ़ना है और थोड़े से नोट्स बना देना है, ठीक है। इवन दो जो नोट्स जनरेट होंगे उसको हमें कई नोट्स में, मतलब PDF में, कई फॉर्मेट में सेव कर लेना। इवन दो अगर आप नोट्स चाहिए ना, तो मैंने कुछ यूनिट के नोट्स बनाए हैं, और अगर मैं कुछ बनाने लग जाऊँ तो बहुत लेट हो जाएंगे, बट मैं उनके PDF आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। चाहिए तो बताना आप कमेंट सेक्शन में। बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मेजरली आस्क्ड है पेपर में, ठीक है। और अगर आप बिगिनर भी हो तो आपको सिलेबस का आइडिया हो गया होगा कि हमें एक्शन में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो यही रहा, शाम हो गई ना, हाँ मेरा फेस भी ब्लर दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो यही रहा सारे ट्रिपल ई के सवाल, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप 2x पे ज़रूर देख लेना। ऑल दो आई होप दिस विल हेल्प यू आउट अ लॉट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अलविदा लेता हूँ, ठीक। और भी सारे हैं, ठीक है। मैथ का भी मैंने बताया, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का भी है, तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड करनी है।
और उसके बाद ओपीएम का भी है, डेटा स्ट्रक्चर का भी है कि क्या कौन कौन से सवाल जो है वो मैक्सिमम रिपीट हुए हैं। देन आई हैव टू अपलोडेड देम ऑल। तो अब तो कल ही हो पाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड विल मेट अनदर वीडियो। बाय बाय।